न्यायपालिका तो न्यायपालिका स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान क्या हैं? नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त है। निश्चित कार्यकाल है 65 वर्ष का। पद से हटाने की प्रक्रिया जटिल है। असमर्थता और कदाचार पे हटा सकते हैं। फिर पर्याप्त वेतन भत्ते और पेंशन है जो कि संचित निधि पे भारित है। अवमानना के विरुद्ध दंड देने का अधिकार है आर्टिकल 129 में। फिर संसद में आचरण पर चर्चा निषेध है। आर्टिकल आर्टिकल तो नहीं, फिर कार्यपालिका से पृथकता है आर्टिकल 50 में। और नियुक्ति में हस्तक्षेप से वो है मुक्त, वो है 124। फिर कॉलेजियम प्रणाली तो सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे। फिर परामर्श बहुमत के आधार पर की जाएगी। सिफारिश लिखित में देनी होंगी और राष्ट्रपति द्वारा इन सहमति पर बाध्यकारी है। फिर नाम पर असहमति संभव है, परंतु दोबारा सिफारिश करने पर स्वीकार को स्वीकृति देना अनिवार्य है। फिर है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता से पहले कॉलेजियम के पक्ष और विपक्ष में तो राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है। पक्ष में बता रहे हैं। फिर नियुक्ति में वरिष्ठता का पालन किया जाता है। दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। समयबद्ध प्रक्रिया है। फिर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को बढ़ावा देती है और अनुभव को सुनिश्चित करता है। पर विपक्ष में संविधान में उल्लेख नहीं है। वंशवाद बढ़ा है। निष्पक्षता का उल्लंघन हुआ है। फिर नियुक्ति में स्वयं न्यायपालिका प्रधान है। नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत की उपेक्षा की जाती है। फिर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि पारदर्शिता का भी अभाव है। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन तो न्यायिक पुनर्विलोकन से अपन समझते हैं क्या? न्यायालय द्वारा कानूनों तथा सरकारी आदेशों की संवैधानिक परीक्षण है। फिर संविधान में उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 से प्रेरित है और यूएसए से लिया गया है। तो संवैधानिकता की परीक्षण करते हैं, ठीक है। फिर प्रकार तो विधि की स्थापित प्रक्रिया है और एक विधि की सम्यक प्रक्रिया है। तो विधि की स्थापित प्रक्रिया में प्रक्रिया के औचित्यकरण को देखा जाता है और तार्किकता पे बल नहीं दिया जाता। पर विधि की सम्यक प्रक्रिया में प्रक्रिया के साथ साथ तार्किकता पर भी बल दिया जाता है। और उद्भव और विकास की प्रक्रिया क्या है इसकी? तो संविधान में उल्लेख नहीं था। फिर फर्स्ट संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़कर संविधान संशोधन को संकीर्ण करने का प्रयास किया गया। फिर एक गोपालनवाद में विधि की स्थापित प्रक्रिया का आधार बताया गया और केशवानंद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मेनका गांधी में सम्यक प्रक्रिया को भी आधार बताया गया और आयर कोयलो केस में 9वीं अनुसूची को भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ला दिया गया। फिर अगला है इसमें क्या? न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता क्या है? जब विधायिका कार्यपालिका का कार्य न्यायपालिका करने लगे तो न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंग जैसे कि विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना और उनके कार्य स्वयं कर देना। जैसे कोयला आवंटन रद्द आर्टिकल 324 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति। फिर जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी है ये और इसके उद्भव का कारण भी बना है। तो प्रमुख वाद क्या है जनहित याचिका की अवधारणा से? तो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, कार्यस्थल पर उत्पीड़न रोकथाम के लिए दिशा निर्देश। फिर मेनका गांधी बना भारत संघ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विदेश यात्रा भी शामिल। फिर अगला है एमसी मेहता बना भारत संघ और अरुण गोपाल बना भारत संघ जिसमें आतिशबाजी का समय तय किया गया। अब आलोचना क्या है इसकी? तो शक्ति पृथक्करण को कमजोर करता है। न्यायिक वितरण में देरी करता है क्योंकि अधिक जिम्मेदारियां ले ली जाती हैं न्यायिक पालिका के द्वारा। फिर व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और विचारों को कानून के साथ जोड़ सकते हैं और बार बार हस्तक्षेप से योजना क्रियान्वयन में देरी और इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। फिर पक्ष में तर्क क्या है? लोगों तक न्याय की पहुंच हुई है जैसे कि पीआईएल। फिर मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित जैसे गोपनीयता का आधार। फिर कार्यपालिका विधेयक के बीच क्या ये साम्यता, ठीक है। जैसे फिर है पर्यावरण संबंधित और गतिशील मानवीय मूल्य हैं उनमें सुरक्षा हुई है। एमसी मेहता बनाम एमसी मेहता के। फिर शोषित वंचित वर्गों की स्थिति में सुधार हुआ है जैसे ट्रांसजेंडर। और कार्यपालिका पर नियंत्रण और कार्यपालिका विधेयक के बीच की शून्यता को खत्म किया है। ये थर्ड पॉइंट है जो शून्यता को खत्म किया है। फिर सर्वोच्च न्यायालय बना संसद। तो संरचनात्मक और परिचालनात्मक उनमें जो द्वंद है वो क्या है?
तो संरचनात्मक में है कॉलेजियम व्यवस्था बनाम एनजेएसी और सीईसी की नियुक्ति, और परिचालनात्मक में है विधि की स्थापित प्रक्रिया बनाम विधि की सम्यक प्रक्रिया, फिर मूल ढांचा, मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व और न्यायिक सक्रियता। फिर निष्कर्ष क्या है, ना तो संसद सर्वोच्च है, ना ही न्यायालय, बल्कि संविधान सुप्रीम है। फिर प्रशासनिक संबंधी, तो ये तो अपन ने देख लिया था संघवाद का, तो फिर अगले पे चलते हैं। राजनीतिक पार्टियां, तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि घोषणा कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, और इनको कैसे लाते हैं, 4 राज्यों में 6% वोट या फिर 4 लोकसभा सीटें, ये तो हो गया, या दोनों, मतलब ये दोनों है। तो घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 4 राज्यों में 6% वोट और 4 लोकसभा सीट, फिर या कुल लोकसभा सीट का 2% यानी कि 11 सीटें 3 राज्यों से, या 4 राज्यों में राज्य दल। और वर्तमान में है कौन कौन से, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आप, एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी और सीपीआई-एम यानी मार्क्सिस्ट। फिर है छीन लिया किन किन से, सीपीआई से, एनसीपी से और टीएमसी से। फिर लाभ क्या है, कर में छूट मिलती है, ईवीएम में क्रम सुनिश्चित होता है, 40 स्टार प्रचारक मिलते हैं, चुनाव के लिए समय मिलता है, चुनाव प्रचार के लिए, फिर चुनाव चिन्ह होते हैं और छवि में सुधार होता है। फिर राज्य पार्टी क्या है, तो जिन्हें लोकसभा में 6% वोट और 1 सीट मिली हो, या फिर विधानसभा में 1/25 यानी प्रति 25 में 1 सीट प्राप्त की गई हो, या फिर विधानसभा में 6% वोट या 2 सीटें मिली हों, या फिर विधानसभा में 3% सीटें प्राप्त की गई हों टोटल की, या फिर लोकसभा या विधानसभा में 8% वोट मिले हों। अब विशेषताएं क्या हैं, तो इनके बनने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, क्षेत्रवाद हो सकता है जैसे टीआरएस, विचारधारा हो सकती है जैसे सीपीआई, धर्म हो सकता है जैसे शिवसेना, जाति हो सकते हैं बीएसपी। फिर भाई भतीजावाद और परिवारवाद अत्यधिक होता है इनमें, जैसे अकाली दल और सपा। फिर क्षेत्रीय पार्टियां अधिक संख्या में हैं। फिर विलय और विभाजन भी हो सकता है, सिर्फ जैसे कि शिवसेना, और गठबंधन करके एक साथ आ जाती हैं जैसे यूपीए और एनडीए। तो ये है हमारी राजनीतिक पार्टियों की विशेषताएं कि बनने के अनेक कारण होते हैं, भाई भतीजावाद होता है, क्षेत्रीय पार्टियां अधिक संख्या में होती हैं, विलय विभाजन भी हो सकता है और गठबंधन के एक साथ आ जाते हैं। फिर आजाद भारत में पहली गठबंधन सरकार 1977 से 1979 तक जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और इनके नेतृत्व में बनी इनके गठबंधन से, और इनके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। फिर आता है भारत में दलीय प्रणाली का विकास, तो एक दलीय व्यवस्था जिसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था 50 से 67, फिर क्षेत्रीय दलों का उदय जिसमें थी 77 तक, फिर है 2 दलीय व्यवस्था जिसमें है 78 से 80, जिसमें जनता दल और कांग्रेस का पतन का दौर भी कह सकते हैं इसको, फिर कांग्रेस का पुनरुत्थान जिसमें 1980 से 1989, फिर गठबंधन सरकार का दौर जिसमें बहुदलीय व्यवस्था का उदय, और फिर है भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन का दौर। फिर है मतदान व्यवहार, इसके निर्धारक कारक कौन कौन से हैं, तो 2 होते हैं, एक दीर्घकालिक और एक अल्पकालिक। दीर्घकालिक में आते हैं विचारधारा जैसे रूढ़िवादी, उदारवादी, फिर क्षेत्रवाद, टीआरपी, डीएमके, फिर धर्म, हिंदुत्व के मुद्दे, फिर कछमाई नेतृत्व जैसे अटल बिहारी, इंदिरा गांधी, फिर है पारिवारिक मनोवृत्ति, उसके बाद है आयु वर्ग, बुढ़ापा या जवान, फिर है सत्तारूढ़ दल का प्रदर्शन, और है जाति, दलित या स्वर्ण, ये तो हो गए दीर्घकालिक। फिर अल्पकालिक में आते हैं घोषणा पत्र जैसे फ्रीबी, फिर पैसा धन लेकर राजनीतिक घटनाएं जैसे कि ये अल्पकालिक में, एक हो गया पैसा और धन लेकर, फिर तीसरा हो गया राजनीतिक घटनाएं जैसे कि युद्ध या नेता की हत्या, फिर है एक चुनाव अभियान, और फिर एक है महंगाई, एंटी इनकम्बेंसी आदि। अब परिभाषा क्या लिखेंगे मतदान व्यवहार की, तो उन कारणों का अध्ययन जिनसे व्यक्ति मतदान के लिए दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में विचार बनाता है। फिर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चरण कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चरण, पहला है अस्थिरता का दौर 49 से 54 के बीच में है,
तो सबसे पहले अस्थिरता का दौर 49 से लेकर 54 तक, जिसमें 3 मनोनीत मुख्यमंत्री थे और 3 निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। फिर है कांग्रेस का दौर 52 से लेकर 77 तक, जो एक दलीय प्रणाली है। विपक्ष में राम राज्य परिषद, स्वतंत्र पार्टी जैसे अन्य दल थे और मुद्दा था सामंतवाद बनाम लोकतंत्र। फिर आया कांग्रेस के एकाधिकार के समाप्ति का दौर 77 से 80 तक। पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आए, जनता दल से भैरों सिंह शेखावत की सरकार बनी। फिर आया कांग्रेस के पुनरुद्धार का दौर 80 से 90 के बीच, जिसमें मुख्यमंत्रियों की अस्थिरता और जनता पार्टी में बिखराव। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 5 मंत्री परिषद बदले गए। फिर गठबंधन का दौर स्टार्ट हुआ, जिसमें 90 से लेकर 98 तक 2 बार बीजेपी की सरकार बनी। पहली बार 85 सीट और दूसरी बार 95 सीटें, और भैरों सिंह शेखावत 2 बार मुख्यमंत्री बने। फिर 2 दलीय व्यवस्था आई, जो वर्तमान तक लागू है, जिसमें अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे का दौर भी कहते हैं इसको। फिर राजस्थान में क्षेत्रीय दल का अभाव का कारण क्या है? तो क्षेत्रीय संस्कृति भिन्न होने के कारण तो समस्याएं और मुद्दे अलग अलग है, जैसे मरुस्थल के क्षेत्र में अलग है और जनजातीय क्षेत्रों में अलग है। फिर दिल्ली से नजदीकी दक्षिण भारत में डीएमके और उत्तर पूर्व में दिल्ली से दूरी होने के कारण राज्यों का राज्य का राज्य पार्टियों का वर्चस्व है, पर दिल्ली से नजदीकता होने के कारण यहाँ पे नहीं है। फिर अलग-अलग भाग में अलग-अलग जातियों का प्रभुत्व, जैसे पूर्व में मीणा जाति, पश्चिम में जाट समुदाय, दक्षिण में जनजातियां। फिर राष्ट्रीय पार्टियों का वर्चस्व प्रारंभ से रहा है राजस्थान में। फिर रियासतों का नेतृत्व में बनी पार्टियां, जो प्रीवी पर्स की समाप्ति के साथ समाप्त हो गई। फिर करिश्माई व्यक्तित्व की अभाव, और फिर गुटिया राजनीति, और राजस्थान के बाहर के नेताओं का प्रभुत्व भी रहा है राजस्थान की राजनीति में। फिर राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टियां दल कौन-कौन से हैं? तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की बोतल है। फिर भारतीय आदिवासी पार्टी हॉकी राजकुमार रौत की। फिर राजस्थान की राजनीति भारतीय राजनीति के समानांतर कैसे? तो समान दलीय पार्टी है, सिर्फ 2 पार्टियों में प्रतिद्वंद्विता, जैसे भाजपा और कांग्रेस। फिर राष्ट्रीय और राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव हमेशा रहता है, जैसे 1972 के युद्ध के दौरान केंद्र में कांग्रेस तो राजस्थान में भी कांग्रेस। फिर 2014 में मोदी लहर, तो केंद्र में भाजपा तो राजस्थान में भी भाजपा। फिर अगला है राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक, तो जाति आधारित कारक हैं। जाति आधारित राजनीति, जिसमें 1950 से 70 तक जाट, राजपूत और ब्राह्मण का वर्चस्व था, और 1990 के बाद नई जातियों की प्रभाव हुआ, जैसे मीणा, गुर्जर आदि। फिर सांप्रदायिक राजनीति का प्रभाव कम हुआ है। फिर प्रारंभ से एक दलीय, बहुदलीय और द्विदलीय। प्रारंभ में एक दलीय थी, बाद में बहुदलीय हुई और फिर द्विदलीय हो गई। फिर गुटबंदी की प्रधानता है, जैसे अशोक अशोक गहलोत और कौन सा अपना पायलट, और जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। फिर क्षेत्रीयता से प्रभावित राजनीति, जैसे मारवाड़, शेखावटी, पूर्वी राजस्थान। फिर निर्दलीय और छोटे दलों के निर्णायक भूमिका होती है। फिर सामंतवाद का प्रभाव, जो शुरू में क्षेत्रीय पार्टी बनी, जो कि रियासतों के नेतृत्व में बनी थी, जैसे कि राम राज्य परिषद और जो भी है। फिर है बढ़ती शिक्षा के कारण बढ़ती जनसंख्या और जन भागीदारी, मत प्रतिशत भी बढ़ा है। फिर पंचायती राज, तो भाग 4 में है, और अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए हेतु इसका गठन किया गया। बलवंत राय समिति की सिफारिश पे 1959 में स्थापना की गई, और दिक्कत थी क्योंकि बहुरूपता थी, कार्यकाल की अनिश्चित थी, अनियमित था, और चुनाव समय पे नहीं होते थे, वित्तीय संसाधनों का अभाव था। तो इसके कारण एल.एम. सिंघवी की सिफारिश पे 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। निश्चित कार्यकाल, समय का निर्वाचन और वित्तीय शक्तियां, महिला सशक्तिकरण हेतु 33% सीटें और 29 विषय सौंपे गए। वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। फिर पंचायती राज का, तो इसमें एक और चीज बताएंगे कि इसमें ये राजस्थान राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से हैं? जाति आधारित राजनीति 1950 से 70 तक जाट, राजपूत, ब्राह्मण। फिर 90 के बाद मीणा, गुर्जर प्रभाव बढ़ा।
फिर सांप्रदायिक राजनीति का प्रभाव कम, प्रारंभ में एक दलीय थी, फिर बहुदलीय और वर्तमान में द्विदलीय। फिर गुटबंदी की प्रधानता, क्षेत्रीयता से प्रभावित राजनीति जैसे मारवाड़, शेखावटी और पूर्वी राजस्थान। और गुटबंदी की प्रधानता में लिख देंगे जैसे गहलोत पायलट गुट, फिर जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया गुट। फिर है सामंतवाद का बढ़ता प्रभाव और छोटे दलों की निर्णायक भूमिका जैसे 15वीं विधानसभा में 13 निर्दलीय हैं। फिर बढ़ती शिक्षा के कारण बढ़ती जन भागीदारी और मत प्रतिशत और बाहरी नेताओं का प्रभाव जैसे राजेश पायलट, बूटा सिंह। फिर पंचायती राज तो भाग 4 अनुच्छेद 40 में को लागू करने हेतु बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1959 में स्थापना। दिक्कत थी बहुरूपता की, कार्यकाल की अनिश्चितता की और अनियमित चुनाव की। वित्तीय संसाधनों का अभाव था। तो LM सिंघवी की सिफारिश पर 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। निश्चित कार्यकाल, समय पर निर्वाचन, वित्तीय शक्तियां दी गई। महिला सशक्तिकरण हेतु 33% सीटें और 29% सौंपे गए। वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। फिर पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या है? तो महत्व है राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक सशक्तिकरण, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। फिर भागीदारी, पूर्ण लोकतंत्र, फिर भागीदारी से पूर्ण लोकतंत्र होता है। फिर राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है, सामाजिक समझौतों का सिद्धांत लागू होता है। फिर प्रशासनिक प्रभाव जैसे कार्यपालिका के रूप में 80% कार्यों का कार्यान्वयन करते हैं। सामाजिक अंकेक्षण भ्रष्टाचार को कम करने में किया जाता है। फिर सार्वजनिक सेवा का वितरण, सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे हरियाणा में पंचायत के माध्यम से योजनाओं का लाभ और राजनीतिक प्रशिक्षीकरण जो आगे बढ़ने में मौका देता है। फिर सामाजिक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण क्योंकि न्यूनतम 33% आरक्षण है। फिर वंचित वर्गों को अपने आवाज उठाने का मौका क्योंकि SC ST के लिए सीटें आरक्षित। फिर आर्थिक प्रभाव, पंचायतों द्वारा स्वयं नियोजन आवश्यकता अनुसार किया जाता है। फिर जवाबदेहिता को बढ़ावा और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाता है इसमें योजनाओं के क्रियान्वयन में। फिर पंचायती राज की आलोचना, तो धन की कमी और राजस्थान वित्तीय आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया, राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया जाता। फिर वित्तीय शक्तियों पर प्रयोग नहीं, जैसे अनुच्छेद 276 में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है। फिर केंद्र व राज्य की सहायता पर निर्भर अधिकता। फिर पदाधिकारियों से संबंधी जैसे ब्यूरोक्रेसी का अत्यधिक नियंत्रण, क्षमता निर्माण का अभाव है और महिला प्रतिनिधियों को समक्ष चुनौतियां जैसे सरपंच पति सिंड्रोम। फिर सुमित बोस समिति की सिफारिश की पालना नहीं की गई। फिर कार्य संबंधी क्या है, तो कार्यों का पूरा हस्तांतरण नहीं, जैसे राजस्थान में 29 में से 22 विषय ही दिए गए। फिर समानांतर संस्थाएं कार्य कर रही हैं जैसे राजीविका और विशेष कार्य निर्धारण नहीं, जैसे योजना का पालन। अब है जाति की भूमिका। तो जाति क्या है? एक जन्म आधारित व्यवस्था है और जातिवाद क्या है? जाति के आधार पर इकट्ठा होना, जाति आधारित हित को प्राथमिकता। अब जाति की भूमिका, जाति और जातिवाद, तो रजनी कोठारी के अनुसार जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है परंतु जातिवाद बढ़ रहा है, जैसे कि पटेल आंदोलन, गुर्जर आंदोलन। फिर है जाति का राजनीतिकरण, तो रजनी कोठारी द्वारा प्रतिपादित जिसमें जाति को राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है और जाति आधारित वोट बैंक होती है जाति। फिर हाशिए या वंचित जातियों के व्यक्तियों या समूह राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जाति की पहचान का उपयोग करते हैं। और राजनीति का जातिकरण क्या है? राजनीतिक निर्णय जाति आधारित होते हैं, जैसे उम्मीदवार, मंत्री जाति आधारित, जातिगत आधार पर प्रत्याशी चुनना, योग्यता को वरीयता नहीं। फिर राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को एकजुट करने और समर्थन हासिल करने के लिए जाति व्यवस्था का उपयोग करते हैं। फिर नकारात्मक व्यवस्था है क्योंकि विभाजन और भेदभाव को जन्म देती है। कौन सी? राजनीति का जातिकरण। पर जाति का राजनीतिकरण एक सकारात्मक भी हो सकती है। फिर जाति का राजनीति पर प्रभाव, तो सकारात्मक क्या है? राजनीति जागरूकता लाती है और राजनीतिक भागीदारी सभी वर्गों की बढ़ती है, वृद्धि होती है, जिससे समावेशिता होता है। फिर जातीय मुद्दों को उठाने का साधन है आरक्षण और भेदभाव। फिर क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होता है, भारतीय आदिवासी पार्टी। फिर मत प्रतिशत में वृद्धि होती है, जैसे लोकतंत्र में मजबूती। फिर सत्ता का स्थानांतरण,
पिछड़े वर्गों की ओर होता है, जैसे जातियों को पद सोपान को तोड़ा जाता है। फिर है नकारात्मक। नकारात्मक प्रभाव है कि जातीय संघर्ष बढ़े हैं, हिंसा, द्वेष, हेट स्पीच। फिर जातीय तुष्टीकरण में वृद्धि हुई है, ज्यादा संख्या अधिक ध्यान, कम संख्या कम ध्यान। फिर क्षेत्रवाद में वृद्धि हुई है और विकासात्मक मुद्दों की जगह जातिगत मुद्दे बढ़े हैं, जैसे फ्रीबी। फिर योग्य उम्मीदवार की जगह जाति आधार पर उम्मीदवार चुने जाते हैं। फिर सुधार के लिए आरपीए 1951 नहीं, और अपन इसमें बताएंगे जातिवादी सोच, रूढ़िवादिता में वृद्धि हुई है, जिससे वैज्ञानिक प्रगतिशील भावना का विकास नहीं हुआ है और अल्पसंख्यक में भय की भावना बढ़ी है। फिर बताएंगे सुधार, तो आरपीए 1951 धारा 123(3) जातिगत भाषण नहीं दिए जाने चाहिए, जातिगत आधार पर मंत्री परिषद का गठन नहीं किया जाना चाहिए, मीडिया जातिगत विश्लेषण बंद करना जाना चाहिए। फिर राजनीतिक जागरूकता, योग्यता को आधार बनाया जाना चाहिए और प्रभावी कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर नरजातीयता का प्रभाव क्या है? तो नरजातीयता एक समान भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक समरूपता का विचार, अर्थात एक सांस्कृतिक पहचान जो दूसरे समूह से पृथक करती है, धरती पुत्र की अवधारणा पर कार्य करती है। क्षेत्र विशेष के संसाधनों का लाभ क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को। फिर प्रभाव क्या है? जैसे क्षेत्रवाद, उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत। फिर अलग राज्य की मांग, जैसे बोडोलैंड, अलगाववाद, खालिस्तान, सशस्त्र विद्रोह जैसे उत्तर पूर्व में। अब उपाय क्या है? जैसे योजना होनी चाहिए, काशी तमिल संगम, राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान। फिर अनुच्छेद 371 और 371 ए से लेकर जे तक असम्मित संघवाद के माध्यम से संरक्षण। फिर संविधान में अनुसूची छठवीं में विशेष प्रावधान और भाग 4 ए में दिए गए कर्तव्य भाईचारा भावना को बढ़ावा देकर। फिर धर्म का राजनीति पर प्रभाव, तो कारण क्या है? गांधी जी ने बताया कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? ऐतिहासिक फूट डालो की नीति अंग्रेजों द्वारा। फिर पृथक निर्वाचन और मुस्लिम लोगों को बढ़ावा, तो ये था ऐतिहासिक कारण। फिर दूसरा कारण है तुष्टीकरण की राजनीति, एक वर्ग को फायदा, अनावश्यक। फिर हिंदुत्व बनाम अंतर्राष्ट्रीयवाद, तीसरा कारण। फिर चौथा कारण है ध्रुवीकरण की राजनीति। पांच पांचवा कारण है धर्म आधारित पार्टियां, जैसे अकाली दल, शिवसेना। फिर छठा है धर्म आधारित संगठनों का निर्माण, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और पीएफआई। फिर मीडिया द्वारा प्रमुख मुद्दों से भटकाव, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की जगह हिजाब, मंदिर, मस्जिद पे बल। फिर इसका परिणाम क्या होता है? कुछ सकारात्मक है और कुछ नकारात्मक है। सकारात्मक में मत प्रतिशत में वृद्धि होती है, दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं और बात रखने का मौका मिलता है जिससे, ठीक है। तीसरा है कि धर्म लोगों को सिखाता है क्या गलत है क्या सही, जैसे सहिष्णुता, शांति, ऐसे दल का समर्थन जो इन मूल्य को साझा करता है। फिर नकारात्मक, धार्मिक द्वेष, हिंसा में वृद्धि, सांप्रदायिकता बढ़ती है। फिर राष्ट्र की एकता अखंडता को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक मुद्दों का विभाजन होता है, शिक्षा स्वाद की जगह मंदिर, हिजाब पे बल दिया जाता है। फिर राजनीतिक निर्णय लेने में बाधा होती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की जगह अल्पसंख्यकों, महिलाओं को सीमित करने वाले कानूनों का निर्माण होता है। फिर राजनीतिक अलोकतांत्रिकरण, धर्म का प्रयोग समर्थकों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फिर राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जैसे एक वर्ग को अनावश्यक फायदा मिलता है। अब उपाय क्या है? प्रभावी कठोर कानून बनाए जाएं, राजनीतिक शिक्षण दिया जाए, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाए और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाए। फिर वर्ग का राजनीति पर प्रभाव क्या है? तो सर्वव्यापी, समान आर्थिक परिस्थिति वालों को वर्ग कहते हैं। आधुनिक और खुली उपलब्धियों पर आधारित होता है, जैसे गरीब, अमीर, किसान, व्यापारी। फिर प्रभाव कैसे करता है? तो दबाव समूह की तरह, व्यापारिक और किसान। फिर राजनीति में समावेशीकरण को बढ़ावा देता है, गरीब, वंचित, पिछड़े वर्गों की आवाज रखने का माध्यम है। फिर मतदान व्यवहार, जैसे कि साइलेंट वोटर होते हैं, जैसे कि महिला। फिर प्रत्याशियों का चयन में, जैसे उम्मीदवार जो उनके हित में कार्य करें उनको चुनने में। राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करता है और वर्ग आधारित पार्टियों का गठन होता है, जैसे सीपीआई। फिर नकारात्मक क्या है? तो लोकप्रिय राजनीति, जैसे दीर्घकालिक प्रभाव पर ध्यान नहीं देते, इस पे ध्यान दिया जाता है। फिर वर्ग संघर्ष बढ़ता है, जैसे किसान बना व्यापारिक वर्ग। फिर भारत में वर्गों की भूमिका कम क्यों है? तो जाति धर्म का अधिक प्रभाव है, वर्ग आंदोलन ना के बराबर, जैसे कि रूस जैसे श्रमिक आंदोलन। फिर वर्गों में आपस में मतभेद है, जैसे किसान बनाम व्यापारी। फिर वर्गों में अस्पष्ट
वर्गों में स्पष्ट अंतर नहीं है, जैसे उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, तो स्पष्ट अंतर कहीं नहीं है। फिर भाषा पर का राजनीति पर प्रभाव या भूमिका, तो मुद्दे हैं जैसे राज्यों का पुनर्गठन, धर आयोग ने और जेवीपी आयोग ने इसको नकार दिया। फिर फजल अली आयोग ने भाषा को आधार माना और एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया। पर भाषा के आधार पर राज्य की मांग बोडोलैंड, गोरखालैंड और मैथिली प्रदेश बढ़ती गई है। फिर 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को सम्मिलित करना, जैसे कि वस्तुनिष्ठ मानक नहीं है, उसके लिए महापात्रा समिति का गठन किया गया 2003 में। पर हमारे पास कोई वस्तुनिष्ठ मानक नहीं है भाषाओं को सम्मिलित करने के। ये इनके मुद्दे हैं। फिर राज्य भाषा का दर्जा, तो भाग 17 में किसी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। फिर एक से अधिक भाषाओं को भी दिया जा सकता है। और राजस्थान में हिंदी, पर कौन बनाता है ये? तो राज्य सरकार बनाता है। अब और लोक की मांग पे राष्ट्रपति भी बना सकता है। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत बना सकते हैं। कौन सी राज्य भाषा का दर्जा? फिर शिक्षा की भाषा, तो त्रिभाषीय फॉर्मूला दिया गया, मुंशी अयंगर फॉर्मूला जिसको कहते हैं, जिसमें मातृभाषा भारतीय और एक विदेशी भाषा प्राथमिक कक्षा में दी जाए। तो प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा सिखाई जाए। फिर समाधान हम क्या बता सकते हैं कि भाषाई आदान प्रदान हेतु शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को विस्तार किया जाए। त्रिभाषा फॉर्मूले को केंद्र तथा राज्य स्तर पर लागू किया जाए। फिर सहिष्णुता और भाईचारे की भावना का विकास किया जाए और लोगों को अपने मौलिक कर्तव्यों के पालन पे बल दिया जाए। फिर लिंग का राजनीति पर प्रभाव, तो महिलाओं की भूमिका क्या है? महिलाओं की लोकसभा और विधानसभा में 12 से 13% प्रतिनिधित्व है, जो कि कम है। जनसंख्या 50% है, वैश्विक औसत 25% है। तो ये साइलेंट वोटर के रूप में नया वोट बैंक है, जिनकी भूमिका मतदान के रूप में उभर के आई है और इनके मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे ट्रिपल तलाक और शराबबंदी। फिर निष्कर्ष, धीरे धीरे प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, जैसे पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण, 45% भागीदारी करी जा रही है, मांग 33 से 45। फिर नागालैंड जैसे राज्यों में पहली महिला विधायक आई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, जो फिर 1996 में सबसे पहले देवगौड़ा सरकार ने इसकी बात की गई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 और 1999 में महिलाओं के आरक्षण की बात की। और फिर गीता मुखर्जी और मनमोहन सिंह ने 2008 में और 2023 में 33% आरक्षण। तो ये अपन बात करेंगे इसका कैसे विकास हुआ। फिर महिला आंदोलन क्या है? तो महिला आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व गांधी से पूर्व पुरुषों द्वारा उठाए गए, जिसमें विधवा विवाह के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन रॉय ने सती के लिए आंदोलन। फिर गांधी युग में महिलाओं की सक्रिय भूमिका देखी गई, जैसे कमला देवी और सरोजनी गांगुली की। फिर राष्ट्रीय मुद्दों प्लस महिलाओं के मुद्दों आपस में मिल गए, जैसे कि शराबबंदी, इनको महात्मा गांधी ने उठाया। फिर स्वतंत्रता के बाद 1947 से 75 में नगण्य भूमिका देखने को मिली। संविधान कानून के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया। अनुच्छेद 15, 16, हिंदू विवाह अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम 1962। फिर 1975 से 91 के बीच नए संगठनों का उद्भव हुआ, परंतु सीमित भूमिका। 1991 के बाद नारीवादी विचारधारा का आगमन हुआ, उच्चतम न्यायालय पर दबाव बनाया गया, जैसे कि विशाखा दिशा निर्देश, सुरक्षा आंदोलन, निर्भया आदि। फिर वर्तमान में सुरक्षा की बजाय अधिकार पे बल दिया जा रहा है, जैसे कि सबरीमाला, 3 तलाक, सोशल मीडिया का प्रयोग करके मी टू कैंपेन, और पुरुषों ने भी सहयोग किया है, जैसे ही फॉर शी। अब आते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या है? नालसा बनाम भारत सन 2014, ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर का दर्जा दिया जाए, और ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2020, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट लाया गया। फिर अधिकार परिभाषित किए गए और भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रमाण पत्र डीएम द्वारा दिया जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बनाई जाएगी। फिर मुद्दे, सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है, लैंगिक भेदभाव होता है और रोजगार के अवसर सीमित हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव है, गरीबी और जागरूकता का भी अभाव है। ठीक है। फिर राजनीतिक आंदोलन क्या है? राजनीतिक आंदोलन क्या? तो सामाजिक आंदोलन होते हैं जिसमें सत्ता प्राप्ति उद्देश्य नहीं, सामाजिक आर्थिक मुद्दे केंद्र में रहते हैं। और राजनीतिक आंदोलन क्या है? जिनमें सत्ता प्राप्ति एक उद्देश्य है और राजनीतिक मुद्दे केंद्र में रहते हैं। तो एक सामाजिक आंदोलन और एक राजनीतिक आंदोलन। फिर विशेषताएं क्या है?
अधिकतर भारतीय आंदोलन अहिंसावादी हैं और कुछ आंदोलन दल समर्थित तथा कुछ दल विहीन है। जैसे भ्रष्टाचार वाला इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये है दल समर्थित, और कुछ दल विहीन जैसे किसान आंदोलन। फिर ज्यादातर भारतीय आंदोलन अल्पकालिक होते हैं, ज्यादातर आंदोलन मध्यम वर्ग द्वारा, और अवसरवादी होना भी एक विशेषता है, जैसे मांग मानते ही समाप्त हो जाते हैं। फिर आंदोलन में उपयोग किए जाने वाले साधन हमेशा ज्यादातर समान है, जैसे सत्याग्रह, भूख हड़ताल, गांधीवादी तरीके। और फायदे और नुकसान क्या हैं? फायदे हैं, सरकार पर दबाव बनता है, लोकतंत्र को प्रभावी बनाते हैं, नए सुधार हुए जैसे लोकपाल, आरटीआई, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की तरह कार्य करते हैं, सरकार के खिलाफ गुस्से को खत्म करने के में सहायक। फिर नए राजनीतिक दलों के उद्भव को मौका मिलता है, जैसे आप। फिर नुकसान क्या है? कानून व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव, सरकार कठोर, नए और गैर पारंपरिक निर्णय नहीं ले पाती। फिर कुछ दल अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर देश की अखंडता, एकता को प्रभावित करती है, और योजना क्रियान्वयन में देरी करते हैं। अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है। फिर पर्यावरण संबंधी आंदोलन, जैसे कि चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और अरे फॉरेस्ट। अब इसमें कुछ पश्चिमी और एक कुछ भारतीय है। तो पश्चिम में क्या होता है? अधिकार आधारित होते हैं और प्रबुद्ध वर्गों द्वारा किए जाते हैं, पर भारत में आर्थिक विषय होते हैं और जनजातियों द्वारा किए गए हैं पर्यावरण आंदोलन। फिर है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। तो सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से इतर सामाजिक संगठनों से है, जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं, जैसे एनजीओ या पर्यावरणीय समूह। फिर ये नागरिक समाज सेतु की तरह कार्य करते हैं सरकार के बीच में, नागरिक और समाज के बीच सेतु की तरह कार्य करते हैं, नागरिक और सरकार के बीच में। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। फिर इतिहास क्या है? स्वतंत्रता से पहले नगण्य भूमिका थी, स्वतंत्रता के बाद 47 से 91 में समाजवादी विचारधारा, सरकार की सक्रिय भूमिका और सरकार द्वारा नियंत्रित होते थे। पर 1991 से वर्तमान तक एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका बड़ी सक्रिय हो गए हैं ये, और सरकार विनियामक की भूमिका में आ गई है। अब इनकी भूमिका क्या है? जैसे पर्यावरण में जैव विविधता की सुरक्षित करने के लिए एक एनजीओ है ग्रीन पीस। फिर व्यवहारात्मक बदलाव के लिए, जैसे कि लेप्रा सोसाइटी हेल्प ओल्ड हेल्प करती है, किसमें? एज इन इंडिया, हेल्प एज इन इंडिया। फिर है जागरूकता के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन, जैसे बचपन बचाओ, बाल श्रम, सफाई कर्मचारी आंदोलन। फिर है अनुसंधान के लिए एडीआर, जिसमें प्रथम एनजीओ और आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है। प्रथम ने निकाली है ऐसा रिपोर्ट जो शिक्षा संबंधी और नीति निर्माण में हेल्प करती है, और एडीआर जो कि राजनीतिक मुद्दों पर रिपोर्ट निकालती है। फिर है प्रशासन में जैसे योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करते हैं, जैसे इंदिरा रसोई। फिर है लोकतंत्र में, जैसे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और मजबूत बनाने में कुछ एनजीओ हैं, जैसे कॉमन कॉज। फिर है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जैसे अमेंडा ट्रस्ट और सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण कर रही है अमेंडा ट्रस्ट। फिर राजस्थान समग्र कल्याण संस्था। तो ये सब एनजीओ हैं। फिर प्रभाव क्या है? वकालत, सामाजिक सुरक्षा, वॉल्व भूमिका की तरह करते हैं। तो ये वकालत ये करते हैं किसकी? सामाजिक सुरक्षा की, और ये करते हैं वॉल्व की भूमिका, जैसे समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर ये सरकारी कामकाज में सुधार लाते हैं, नीति निर्माण में नवाचार और स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाते हैं। कैसे लाते हैं? सुधार। फिर ये क्षमता निर्माण में तीसरा हो गया, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करते हैं। फिर मूल्यांकन एवं निगरानी रखते हैं, जैसे जवाबदेहिता, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, और वॉचडॉग और स्वतंत्र ऑडिटर की तरह कार्य करते हैं। फिर सामाजिक मध्यस्थ होते हैं, पांचवा। और छठे में आकस्मिक आपदाओं के प्रबंधन में, जैसे कि गुंज, जो कि असम में बाढ़ से राहत के लिए, और अक्षय पात्र कोरोना में खाना वितरण के लिए। चुनौतियां क्या है? इनके पास धन की कमी है, विदेशी फंडिंग से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का खतरा रहता है। फिर पारदर्शिता की कमी के कारण काले धन को सफेद किया जा रहा है, और एनजीओ का व्यापारिक रूप धारण कर लेना भी एक चुनौती है। फिर वित्त आयोग आ गया है। तो वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है और अस्थायी आयोग है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में, मूल आधार संरचनाओं में से एक है, भाग 12 में अनुच्छेद 280। असंवैधानिक आयोग, अस्थायी आयोग,
और गठित राष्ट्रपति द्वारा। 4+1 सदस्य होते हैं। अरविंद पनकड़िया 16वें वित्त आयोग के थे, जिसमें अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्य कांति घोष। फिर योग्यता संसद द्वारा निर्धारित और अर्धन्यायिक संस्था है। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक सचिव होता है। ठीक है। फिर कार्य वित्तीय संबंधों में स्थिरता, केंद्र द्वारा राजस्व वित्त का वितरण, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर केंद्र राज्यों के मध्य और क्षैतिज राज्यों के मध्य। फिर वित्तीय स्रोतों की वृद्धि हेतु उपाय करता है। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान का वितरण करता है 17 राज्यों को। फिर स्थानीय निकायों को राज्य से अनुदान के विषय में उपाय फॉर्मूला देता है। अन्य टर्म ऑफ रेफरेंस जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, और केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला देता है और जीएसटी पर सुझाव देता है। फिर निष्कर्ष क्या है? सहकारी संघवाद को के वित्तीय स्तंभ की सफलता मूलतः वित्त आयोग के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्या-क्या हैं? तो एन के सिंह की अध्यक्षता में हुआ था 2020 से 2026 के लिए 6 वर्ष के लिए, जिसमें 41% सिर्फ राज्यों के और 1% जम्मू कश्मीर के लिए वित्त बंटवारा। जो पहले 42 था उसको 41+1 कर दिया। फिर क्षैतिज वितरण के लिए आधारण बताएं इसने। सबसे पहले बताया है आय की असमानता 45%, फिर है क्षेत्रफल 15%, फिर है जनसंख्या 15%, उसके बाद है जनांकी प्रदर्शन जो कि है 12.5, और फिर है वन तथा परिस्थिति का जो कि 10%, और फिर है कर सुधार जो कि 2.5%। फिर भारत निर्वाचन आयोग, तो शक्ति एवं कार्य क्या है? प्रशासनिक कार्य, चुनावों का पूर्ण संचालन, निर्वाचन नामावलियों का प्रबंधन, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह वितरण, एमसीसी का निर्माण एवं क्रियान्वयन, और मतगणना एवं परिणाम निकालता है। फिर सलाहकारी कार्य क्या है? राष्ट्रपति को सांसद का निरर्हता पर सलाह देता है, राज्यपाल को विधायक की निरर्हता पर सलाह, राज्य में राष्ट्रपति शासन के उपरांत चुनाव संबंधी सलाह। और अर्धन्यायिक कार्य क्या है? चुनाव चिन्ह वितरण संबंधी विवादों को कार्य करता है, चुनावों के दौरान विवाद निपटारा करता है, चुनाव निरस्तीकरण संबंधी कार्य। फिर मुद्दे क्या हैं? राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावनाएं हैं, आय और व्यय के संदर्भ में मंत्रालयों पर निर्भरता है, राष्ट्रपति द्वारा वेतन निर्धारण किया गया है, कार्य बल हेतु कार्यपालिका पर निर्भरता है, और न इसके फिर इसको अब नकारना है मुद्दों को कि भाई नहीं है ये सब, तो अपन बताएंगे गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। मशीनरी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में कार्य करती है। ई विजिल, वीवीपैट, सर्विस वोटर नवाचार ये कर रहा है। फिर चुनाव आयुक्त सत्यनिष्ठ लोक सेवक में से ही चुने जाते हैं। फिर संरचना होती है 1+2, संख्या राष्ट्रपति तय करता है, और चयन समिति में पीएम, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, और कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष, और वर्तमान में है राजीव कुमार। फिर आता है कौन सा? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। फिर वित्तीय ऑडिट करता है, जैसे कि संचित निधि के आय व्यय का, आकस्मिक निधि के आय व्यय का, लोक निधि का आय व्यय का। फिर केंद्र राज्य द्वारा आय व्यय, और केंद्र की निगमित, पोषित और साझेदारी कंपनियों का, विभिन्न विभागों में रखे अकाउंट का ऑडिट। फिर परामर्श करता है कैग लोक लेखा समिति का, फ्रेड और फ्लोस्फर होता है किसका? लोक लेखा समिति का फ्रेंड और फ्लोस्फर। फिर केंद्र राज्यों के खातों के प्रारूप के विषय में परामर्श करता है, और कर प्रमाणन करता है किसका? शुद्ध आगम को अंतिम रूप से प्रमाणित करता है। फिर है मुद्दे और बाधाएं क्या है? तो पॉल एच एप्पलबी के अनुसार प्रशासनिक अज्ञानता के कारण प्रभावी नहीं। फिर गुप्त सेवा व्यय यानी कई एजेंसियों की जांच कैग नहीं करता। फिर सभी व्ययों की जांच तक पहुंच नहीं, जैसे 2013 अनुमान के अनुसार 60% व्यय कैग दृष्टि से बाहर है। फिर सभी दस्तावेज तक पहुंच नहीं, कैग विनोद राय के अनुसार 30% दस्तावेज तक पहुंच है सिर्फ। फिर ऑडिट व्यय करने से बाद होती है, प्रभावी कार्यवाही नहीं, तो ऑडिट व्यय करने से बाद होती है जो कि प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पाता। फिर भविष्य की रणनीति, ब्रिटेन मॉडल पे, जैसे व्यय से पूर्व नियंत्रण। फिर 3P को कैग के दायरे में लाना चाहिए, जैसे पीपीपी, पीआरआई और पब्लिक फंडेड कंपनी।
फिर कैग की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर। कॉमनवेल्थ ऑडिटर्स कॉन्फ्रेंस की अनुशंसा पर तकनीकी उत्कृष्टता लाना चाहिए। और निष्कर्ष निरंकुश वित्तीय अवस्था को नियंत्रित करने में सफल रहा है, जैसे कि कोल स्कैम हो गया, 2G स्पेक्ट्रम हो गया। फिर केंद्रीय सूचना आयोग तो केंद्रीय सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है, केवल संसद के प्रति उत्तरदायी। और आरटीआई 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना तथा उसकी जांच करना इसका कार्य है। फिर संरचना है 1+10 मैक्सिमम। और कमेटी है प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री। तो यही मैंने लिखे हैं। फिर एक यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बता देता हूँ। तो नीति आयोग के सूचकांक जो कि है एसडीजी इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, सुशासन सूचकांक, नवाचार सूचकांक। और इसके समक्ष चुनौतियां हैं कार्यों के का टकराव जैसे अंतर्राज्यीय प्रतिशत। फिर समृद्ध राज्यों का पक्ष जैसे प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद में संसाधनों के अभाव में पिछड़े राज्यों को हानि होती है। फिर संवैधानिक दर्जे का ना होना जैसे सरकारी हस्तक्षेप की संभावनाएं रहती है। फिर राजस्थान की राजनीतिक जनांकी तो जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन ही जनांकी कहलाती है। फिर राजस्थान की कुल आबादी का 6.86 करोड़, यानी कि 2/3 मतदाता है। फिर कुल आबादी का 89% हिंदू है, 9% मुस्लिम है, 2% अन्य धर्म है। और जैसे कि इनमें हिंदुओं में भी 12% जाट है और राजपूत 9%, गुर्जर 9%, ब्राह्मण 7%, मीणा 7%। फिर 200 सीट हैं जिसमें 241 सामान्य सीटें हैं, 25 एसटी की सीटें, 34 एससी की। फिर विधानसभा 16वीं विधानसभा में 199 सीटों पर चुनाव हुआ, 50 महिला उम्मीदवार थी जिसमें से 20 बीजेपी की और 28 कांग्रेस की और 2 निर्दलीय थी। फिर महिला विधायकों की संख्या घटकर 20 हो गई, जिसमें 9 बीजेपी की हैं, 9 कांग्रेस की हैं और 2 निर्दलीय हैं। तो यानी कि निर्दलीय दोनों जीत गई। पहले कितनी थी? 23वीं में 15, 15वीं में 23 थी। फिर राजनीति के प्रमुख केंद्र जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर आदि। फिर राजनीतिक गत्यात्मकता कारक जो गतिशीलता प्रदान करें और राजनीतिक दलों का राजनीतिकरण होने पर एक सुचारू राजनीति में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे भाषा, धर्म, लिंग, जाति आदि। तो राजनीतिक गत्यात्मक से अपन क्या समझेंगे? कारक जो राजनीति को गतिशीलता प्रदान करे और राजनीतिक दलों का राजनीतिकरण होने पर एक सुचारू राजनीति में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे भाषा, धर्म, लिंग, जाति आदि।